एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। अगर अभी आप जस्ट क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम देके निकले हैं तो आपके माइंड में कॉलेज एडमिशन्स को लेके बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे और आज की जो वीडियो आप लोगों के बहुत सारे डाउट सॉल्व करने वाली है। दूसरा, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप कैसे राइट कोर्स की तरफ जा सकते हैं, राइट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, कैसे अपनी लिस्ट को रेडी करेंगे ताकि आपको अपनी कॉलेज जर्नी में, कॉलेज एडमिशन जर्नी में कोई प्रॉब्लम ना आए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन मैंने जो देखी है पिछले 2-3 सालों में स्टूडेंट के अंदर देखी है कि स्टूडेंट को अपना एक कोर्स ही नहीं पता होता। वो सोचते हैं कि मेरी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी उनके साथ वही कोर्स ऑप्ट कर लूं, और वो उनके एक डिसीजन को अपना डिसीजन बना लेते हैं, अपने पेरेंट्स के डिसीजन को अपने ऊपर थोप लेते हैं। किसी ने रिलेटिव के अंदर बोल दे कि भाई इसमें ज़्यादा स्कोप है तो उसी चीज़ की तरफ भागने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना माइंडसेट करने का, क्लियर करने का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपने क्लास 12th के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, और किसी भी स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में स्विच करना कोई नुकसान नहीं होता। बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आने वाले टाइम में टेक्निकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स का एक बेस बना हुआ है, बैकग्राउंड है, तो मैं उस फील्ड के अंदर नहीं जा सकता। सेम विद कॉमर्स स्टूडेंट, वो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के अंदर जाने की नहीं सोचता। वो सोचता है कि यार जिसका मेरा बेस बिल्डअप हुआ है, क्यों ना मैं उसी के अंदर आगे प्रोसीड करूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं आने वाली जो ग्रेजुएशन है उसके अंदर अपनी स्ट्रीम स्विच करूं, तो उससे डरना मत। पहला जो ईयर होता है वो फाउंडेशन ईयर होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है और कुछ भी उसके अंदर रफ एंड टफ आपसे नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास 12th के बाद आप अपनी स्विच करना चाहते हो, स्ट्रीम टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कोर्सेज की आपको एक लिस्ट रेडी करनी है कि मेरे लिए, अगर आप विद इन अपनी स्ट्रीम भी जा रहे हो, तो पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है जिनके लिए मैं अभी एलिजिबल हूँ, जिनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और कौन से कोर्सेज मेरे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो सबसे पहले अपने कोर्स की एक लिस्ट बनाओ कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मेरे को एडमिशन लेना है। मल्टीपल ऑप्शन विद इन अ सिटी मैंने क्यों मेंशन करा है, क्योंकि कई बार हम ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि यार मैं बाहर जाऊंगा, दूसरे स्टेट में जाके पढ़ूंगा तो ही शायद मेरी एक वैल्यू क्रिएट होगी, मैं यहाँ से बाहर निकल के हॉस्टल में रहूंगा तभी वहां पे जाके पढ़ने का फायदा होगा या फिर इस कोर्स को करने का फायदा होगा। आप सबसे पहले प्रायोरिटी रखो कि मेरी सिटी के अंदर, जिस सिटी में आप रहते हो, वहीं पे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं और टाइम भी बचता है। दूसरा, आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती। एट अ टाइम आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, आपको गाइड करने के लिए आपके पास आपके मेंटर्स होंगे। आप अगर अकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके डबल पैसे खर्च होते हैं। जितनी कॉलेज की फीस होती है उतने ही आपको हॉस्टल के चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो कि नन ऑफ यूज होते हैं, किसी के भी काम वो पैसे नहीं आते। और ये तो हुई सिर्फ हॉस्टल की फीस, फिर हुई आपकी कॉलेज की फीस, उसके बाद आप लोगों के पर्सनल खर्चे। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा कि यार अंडर ग्रेजुएट्स में जा रहे हो तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट अमाउंट में अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखो, जो कि आपको विद इन अ सिटी मिल जाएगी। हर एक सिटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी को मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उनकी फीस बहुत एक्सपेंसिव होती है। सेंट्रल स्टेट, इनके यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो ट्राई टू फोकस कि अपनी ही सिटी के अंदर, स्टेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना एडमिशन सिक्योर करा लें। अब आगे बढ़ते हैं। एडमिशन के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए और नंबर ऑफ सीट कितनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अपने कोर्स को लेकर सिलेक्टिव बन चुके हो कि भाई मैंने इस कोर्स में एडमिशन लेना है, एक स्टूडेंट है उसने बोला मेरे को बीबीए करना है, मेरे को बीटेक करना है, अब वहां पे उसका माइंडसेट क्लियर है कि भाई मेरे को इन कोर्सेज में ही जाना है। तो अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है कि भाई इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इन द सेंस कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना पड़ रहा है, मेरिट बेस देना पड़ रहा है, फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस होगा उस चीज के ऊपर आपको वर्कआउट करना है। अब ये जो मैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी भी कोर्स को आप किसी यूनिवर्सिटी से करोगे, कॉलेज से करोगे, कॉलेज आर ऑल्सो एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, तो वहां पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर आपको सर्च करना है। तो जब आपको क्राइटेरिया पता चल गया, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हो, उसके बाद आपको उसका प्रोसेस आगे प्रोसीड करना होता है। अब एक चीज और देख लेना कि जिस यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट करा है, वहां पे आपके पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीट्स कितनी है। अगर भाई मैक्सिमम सीट्स हैं, यानी कि ज़्यादा है, 200 है, 300 है,
100 है, 120 के बीच में है, देन ऑफ कोर्स आप इस पे प्रायोरिटी रखो, अपनी हायर प्रायोरिटी रखो, क्योंकि यहाँ पे आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत पॉपुलर है, 30 सीट है वहाँ पे, 60 सीट्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी कम होगी यहाँ पे एडमिशन सिक्योर करने की। ऐसा नहीं कि इस 30 में आपका नाम नहीं आ सकता, बट स्टिल यू हैव टू टेक मल्टीपल ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर अच्छे से वर्कआउट करके इजीली अपना एक एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं। और जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है उसके लिए भाई अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, माइंडसेट बना लिया पढ़ने का कि भाई अब तो मेरे को यही करना है, लेकिन आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ कोर्सेज के बारे में बात करूं, एक एग्जांपल के तौर पे बीसीए के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई क्लास 12 के अंदर मैथ्स होनी चाहिए, या फिर सीएस होनी चाहिए, या फिर वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये रहेगा, किसी यूनिवर्सिटी में रहेगा कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स ले आना, मेरे पास आ जाओ एडमिशन के लिए। तो क्राइटेरिया आप लोगों को एलिजिबिलिटी का पहले देख लेना है। कहीं आपको पता चले भाई मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फीस भर रहा हूँ, और आप एलिजिबल ही नहीं है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना जरूरी है, और ये एक प्रायर स्टेज होती है आपके एडमिशन की। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, अब आपको फिल करना है वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में, देखो मैं सारी यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहा हूँ, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डेडलाइन का वेट नहीं करना है कि भाई अभी तो मेरे पास टाइम है, 15 दिन है, 20 दिन है, करते करते आपने टाइम ही निकाल दिया सारा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सटीक टाइम पे भरना है, डिले नहीं करना है, और कोशिश करें कि टाइम जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर रहा है, विद इन 5 डेज 6 डे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इस चीज को फिनिश कर दे। देन इसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंट अपडेट्स। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो आपको भाई, जो छोटी यूनिवर्सिटी होगी, छोटा कॉलेज होगा, वो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। आपको कॉल करेंगे, पीछे पड़ेंगे आपके कि भाई आओ हमारे पास आओ, एडमिशन के लिए आओ, लास्ट डेट आ गई है, इंटरव्यू लेना है आपका, ये सब करेंगे आपके साथ। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप उनके वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटीज़ के कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा कि भाई मैं एसआरसीसी से बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, इस दिन में आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन होती है लैक्स के अंदर, तो आपके पास एक पब्लिक नोटिस रिलीज करा जाता है, और उस नोटिस का आपको वेट करना है कि भाई मेरा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो उस स्टेप पे आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करेगी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद एक आता है आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम, मेरिट बेस्ड एडमिशन कैसे हो रहे हैं उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। लेट्स से कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, अब आपको एडमिशन अपना प्रोसीड करना है आगे। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों के पास एट अ टाइम प्रेजेंट होने जरूरी हैं, इनके बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। 10th की मार्कशीट, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट। अब तो एक ही चीज आती है, ठीक है, मार्कशीट के अंदर ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ये आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में भी होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई स्टूडेंट के पास अपनी मार्कशीट नहीं होती, तो इस केस में यूनिवर्सिटी आपको एक अंडरटेकिंग दे देती है, क्योंकि कई सारे बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट्स को लेट रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक अंडरटेकिंग जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई मैं इस डेट तक अपना फाइनली रिजल्ट सबमिट कर दूंगा, और आपको अपना रिजल्ट मैं आके फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं देता हूँ तो मेरा एडमिशन आप कैंसिल कर देना। तो वो एक अंडरटेकिंग होती है, और 99% केसेस में आपको आपकी मार्कशीट टाइम पे दे दी जाती है। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्कशीट के बाद गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास आज की डेट में मांगा जाता है। अगर आप एक एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि आपकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, या तो पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और कोई भी एक आईडी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट के थ्रू वैलिड हो वो आपके पास होना ज़रूरी है। कैंडिडेट का एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर उसने अप्लाई करा है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सिख माइनॉरिटी में, कश्मीरी माइग्रेंट में वो अप्लाई करा है, जैन माइनॉरिटी में अप्लाई कर रहा है, तो उनके पास एक अपना माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अगेन आपको इसके लिए भी अंडरटेकिंग देनी होती है, और अंडरटेकिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाथ पे लिख के दे दिया, डॉक्यूमेंट नहीं है, 3 दिन के
बाद दे दूंगा, 4 दिन के बाद दे दूंगा। देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ अंडरटेकिंग जो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद एक उनके ब्रोशर में ही मेंशन होता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, सीयूटी का एप्लीकेशन आपकी आज 99% स्टूडेंट फिल कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी उनसे आपसे रिजर्वेशन पूछी जाती है कि आप किस रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो। आपके पास पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको उनके ब्रोशर के अंदर एक अंडरटेकिंग मिल जाएगी, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, उस पर सारी डिटेल भरनी है, देन उसको अपलोड कर देना है। वैसे ही किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, पर्टिकुलरली आपके पास उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनके ब्रोशर में जाओगे, वहां पे उन्होंने अपना पूरा फॉर्मेट दिया होगा। ये 99% यूनिवर्सिटीज अपना मेंशन करती है। अगर नहीं है तो आप उस यूनिवर्सिटी को कॉल करके हेल्प ले सकते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, अगर आपने अप्लाई करा है तो आपकी ही जिम्मेदारी है इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसीबी बोलते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन नहीं लेगी। फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए जो आप अपना यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, एडमिट कार्ड में भी वही फोटो पड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है कि वही फोटोग्राफ्स आप हर जगह थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस यूज करो। 80% विजिबिलिटी के साथ व्हाइट बैकग्राउंड पे सबसे परफेक्ट फोटो आती है। इसके बाद है आप लोगों का यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट। यानी कि आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका एक रिसिप्ट आपके पास जनरेट होता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म फी तो होती ही होती है, तो आपके पास उसका प्रिंट आउट भी होना बेहद ज़रूरी है। तो वो आप शुरू से ही अपने पास रिसिप्ट रखें। अब क्या हो गया कि भाई हमें फ़ोन की आदत ज़्यादा पड़ गई है, तो स्टूडेंट और कह सकते हैं कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं लीनियंसी दिखा देते हैं, चल यार मेल पे तो आ ही गया है मेरे पास रिसीविंग, और वो मेल कहीं ना कहीं खो जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप उसको ढूंढते ही रहते हैं, या फिर मैसेज आ गया फोन पे, तो वो आप अपना सोचते हैं कि चलो यार एक यही मेरे पास प्रूफ है। ये प्रूफ नहीं होते। आपको जिस दिन रिसिप्ट मिल रही है सेम डे आप उसको प्रिंट आउट कर ले लो, या फिर सेव एज अ पीडीएफ उसको आप कर लो। एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लैट के बेसिस पे कर रहे हैं, कैट के बेसिस पे कर रहे हैं, सीयूटी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो जिस भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप वहां पे एडमिशन ले रहे हो, आपके पास उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम का या फिर एक प्रूफ कि आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है, उसका एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और एडमिट कार्ड का प्रिंट तो आपको लेना ही लेना है। इसके बाद जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज कर लोगे, देन आपको करनी है अपने कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग, और जाके अपने डॉक्यूमेंट शो कर देने हैं, अपना रिजल्ट दिखा देना है, अपना अलॉटमेंट दे देना है, और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में सेशन को नहीं लिया है, होने को बहुत सारी चीज़ें हैं। एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी है, कैसे आप लोग अपने कॉलेज की डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, कोई मिसिंग है तो उसके लिए क्या करना है। बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इंडिया के अंदर 4000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है, तो मैं एक वीडियो के अंदर सभी को कवर नहीं कर सकता। एक कॉमन चीज़ों को मैंने कवर करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।